मंगलम मेरिट पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 सामाजिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान का पाठ पढ़ेंगे अपवाह। अपवाह यानी किसी नदी के संपूर्ण बहाव क्षेत्र को अपवाह कहते हैं। किसी नदी के संपूर्ण बहाव क्षेत्र को अपवाह कहते हैं, यानी कि नदी जिस क्षेत्र से निकलकर जहां जाकर समाहित हो जाती है उस संपूर्ण क्षेत्र को, उस पूरे क्षेत्र को हम कहेंगे उस नदी का अपवाह। अपवाह द्रोणी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे कहते हैं अपवाह द्रोणी। किसी नदी की अपवाह द्रोणी, दोबारा सुन लीजिए, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। जल विभाजक पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, उस क्षेत्र उसको कहेंगे हम जल विभाजक। यानी कि कोई धारा है, जल धारा, वो निकलकर इस तरह से बह रही है और यहाँ कोई उच्च भूमि आ गई तो उस नदी क्षेत्र का, उस अपवाह द्रोणी का जल विभाजक हो जाएगा। एक धारा इधर निकल जाएगी और या एक धारा इधर निकल जाएगी, तो इस बीच की उच्च भूमि को हम कहेंगे जल विभाजक। तो बच्चों, आप जानते होंगे कि नदियां हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण पार्ट हैं। जितनी भी विश्व की सभ्यताएं विकसित हुई, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता हो, वो सभी नदियों के किनारे ही विकसित हुई। क्योंकि नदियों के किनारे विकसित होने से एक फायदा ये मिल जाता था कि पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध हो जाता था, खेती बाड़ी के लिए जल उपलब्ध हो जाता था और परिवहन के लिए भी जल क्षेत्र बहुत आसान लगता था। तो ये कारण था कि जितनी भी विश्व की अधिकतर सभ्यताएं हुई वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई। नदियों का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। बात करते हैं भारत की, तो भारतीय नदी तंत्र दो नदियों से मिलकर बनता है, दो क्षेत्र की नदियों से मिलकर बनता है। पहला है हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां यानी हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली सभी नदियों को हिमालयी नदियां कहा जाता है। खास तौर से विशेषकर बात ये रहती है इनमें कि इनमें 12 मास वर्ष भर पानी रहता है, ये पूरे वर्ष पानी से भरी हुई रहती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो वर्षा पर अधिकतर निर्भर करती हैं। वर्षा के समय इनका पानी, इनका जल स्तर बढ़ जाता है और बरसात नहीं हो रही होती है। गर्मी के मौसम में इनका जल स्तर समाप्त कम हो जाता है और कुछ नदियां तो ऐसी हैं जिनका जल स्तर समाप्त सा ही हो जाता है। तो हिमालय की नदियां क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों हिमालय से क्षेत्र से निकलती है? हिम पिघलने से लगातार इनका जल प्रवाहित होता रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हिमालय की नदियों की। हिमालय की 3 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये प्रमुख 3 नदियां हैं। हालांकि नदियां और भी हैं, जैसे रावी है, झेलम है, चेनाब है, ब्यास है, सतलुज है, लेकिन ये छोटी हैं। प्रमुख नदियां 3 हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत। कहां से निकलती है? ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब पाकिस्तान में जाकर इसमें मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। बात करते हैं दूसरी नदियां, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब पाकिस्तान में इसमें जाकर मिल जाती हैं और कराची से पूर्व अरब सागर में नदी जाकर गिर जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी नदियों में से गिनी जाती है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। लद्दाख में ये भारत से प्रवेश करती है। गंगा की बात करें तो भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से गंगा निकलती है। उत्तराखंड में अलकनंदा इसमें आकर मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, ये भी विश्व की लंबी नदियों में शामिल की जाती है। ब्रह्मपुत्र में विलीन होने से पहले ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है
बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और फिर उसके बाद मेघना के नाम से इसे जाना जाता है। जब तक ये भारत में प्रभावित होती है इसे गंगा के नाम से जानते हैं और गंगा हमारे देश की बहुत ही ज्यादा पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा पवित्र नदी गंगा को ही माना जाता है। तीसरे नंबर पर है ब्रह्मपुत्र। ये मानसरोवर झील के निकट निकलती है। लंबाई की बात करें तो इसकी सिंधु से ज्यादा लंबाई है। भारत से बाहर अधिकतर ये बहती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो भारत से बाहर है। दिबांग, लोहित और केरला इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियों की। ऐसी नदियां जो वर्षा पर निर्भर करती हैं और खास तौर से ज्यादातर दक्षिण भारत में प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में बात करते हैं नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा। नदियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा जैसे कि अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और इसका जो अपवाद द्रोणी है, बहने का जो स्थान है वो ज्यादातर मध्य प्रदेश और गुजरात में है। बात करते हैं तापी की, तो ये बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इसका अपवाद क्षेत्र है। बात करते हैं गोदावरी की, तो ये नासिक की पहाड़ियों से महाराष्ट्र में निकलती है। 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का इसका अपवाद क्षेत्र है। महानदी की बात करते हैं तो इसकी लंबाई लगभग 860 किलोमीटर है। कावेरी भी लंबी नदियों में गिनी जाती है जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और कृष्णा की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। बात करते हैं गोदावरी, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा भारत का अपवाद क्षेत्र, भारत की कौन कौन सी नदियां हैं। मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूं संपूर्ण शॉर्ट में। अपवा नदी के संपूर्ण भाव क्षेत्र को अपवा कहते हैं। अपवा द्रोणी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवा द्रोणी कहते हैं। जल विभाजक पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवा द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं, उसे जल विभाजक कहते हैं। भारतीय नदी तंत्र दो तंत्रों से मिलकर बना है, हिमालय क्षेत्र की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां हैं नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा। तो नदी का हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा योगदान है। हम देखते हैं अधिकतर हमारे जो शहर हैं वो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। नदियों का पानी हम कई तरह से उपयोग में लेते हैं, सिंचाई के क्षेत्र में भी लेते हैं। नदियों के जल से बिजली भी बनाई जा रही है, नौकायन संचालन भी हो रहा है, मछली पालन भी हो रहा है और कृषि के लिए तो ये एक तरह से वरदान है। अधिकतम जो नदियां हैं उनसे छोटी छोटी नहरें निकालकर कई दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाई गई हैं, जिससे सिंचाई का जो पूरा साधन है वो पूरा बन जाता है। इसके अलावा उद्योगों में भी नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। उद्योगों के लिए जल आपूर्ति इन नदियों के माध्यम से ही की जाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है।